सूर्यगढ़ राज्य के घने और मनमोहक जंगलों से घिरे चंद्रपुर गांव में वीर नाम का एक युवा लकड़हारा रहता था। वीर बचपन से ही अनाथ था। माता पिता के निधन के बाद उसने अपने साहस और मेहनत के बल पर जीवन जीना सीख लिया था। हर दिन की तरह एक सुबह वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर लकड़ियां काटने जा रहा था। रास्ते में उसके पड़ोसी बलदेव काका उससे मिलने आ पहुंचे। अरे वीर बेटा, अब तो तुम्हारी उम्र 25 साल हो चुकी है। कब तक अकेले अपने हाथ की सूखी सादी रोटियां बनाकर खाते रहोगे? अब तो विवाह के बारे में सोचो। विवाह तो कर लूं काका, लेकिन करूं किससे? अगर आपको कोई अच्छी और समझदार लड़की मिल जाए तो तुरंत मेरी शादी करवा दीजिए। बेटा, यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। जब तुम केवल 15 साल के थे तभी तुम्हारे माता पिता दुनिया छोड़कर चले गए थे, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने अपने आप को संभाला, मेहनत की और गांव में सम्मान कमाया। सच कहूं तो चंद्रपुर गांव में तुमसे अधिक सुंदर, मेहनती और बुद्धिमान युवक कोई नहीं है। कभी कभी सोचता हूं कि तुम्हारी योग्य लड़की कहां से लाऊं। तुम्हें तो कोई राजकुमारी ही मिलनी चाहिए। अरे काका, आपकी मजाक करने की आदत आज तक नहीं गई। दोनों हंसने लगे। कुछ देर बाद वीर जंगल की ओर चला गया। उसने पूरे दिन मेहनत करके लकड़ियां काटी और शाम को उन्हें बाजार में बेच दिया। शाम ढलने के समय जब वो गांव लौट रहा था, तभी उसने गांव के चौक पर बड़ी भीड़ देखी। गांव वालों के चेहरे चिंता से भरे हुए थे और बलदेव काका भी बेहद परेशान दिखाई दे रहे थे। काका, क्या बात है? आपके चेहरे पर इतनी चिंता क्यों दिखाई दे रही है? सुबह तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। बेटा, बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। अचानक हमारे गांव के सारे कुएं सूख गए हैं। इतना ही नहीं, गांव के तालाबों में भी पानी की एक बूंद तक नहीं बची। ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों से वहां पानी आया ही ना हो। गांव वाले पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान हो रहे हैं। बिना पानी के जीवन कैसे चलेगा? क्या? ये कैसे संभव है? आज सुबह तक तो सारे कुएं पानी से लबालब भरे हुए थे। इस वर्ष बारिश भी खूब हुई थी, फिर ऐसा अचानक कैसे हो सकता है? यही बात हमारी समझ से बाहर है वीर। मुझे नहीं लगता कि ये कोई साधारण घटना है। इसके पीछे जरूर कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। वीर ने चारों ओर नजर दौड़ाई। गांव के बच्चे प्यास से परेशान होकर रो रहे थे। वो एक महिला के पास गया जो अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी। बहन, क्या हुआ? बच्चे इतने परेशान क्यों हैं? मेरा बेटा दोपहर से प्यासा है। मैं पानी ढूंढने जंगल तक गई थी, लेकिन वहां के तालाब भी सूखे पड़े हैं। अब बताओ, मैं अपने बच्चे के लिए पानी कहां से लाऊं? इतना कहकर वो महिला फूट फूट कर रोने लगी। ये दृश्य देखकर वीर का हृदय दुख और चिंता से भर गया। वो भारी मन से अपने घर लौट आया। कुछ समय बाद बलदेव काका उसके घर पहुंचे। वीर, इस तरह बैठकर चिंता करने से समस्या हल नहीं होगी। गांव में सबसे साहसी और समझदार युवक तुम ही हो। हमें इस रहस्य का पता लगाना होगा। ये जानना होगा कि हमारे गांव पर यह विपत्ति आखिर आई कैसे। आप सही कह रहे हैं काका, लेकिन मैं इस रहस्य तक पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे? हमारे गांव से कुछ दूर एक झोपड़ी है। वहां गौरी दादी रहती हैं। लोग कहते हैं कि उनकी आयु 100 वर्ष से भी अधिक है। उनके पास अद्भुत ज्ञान और दुर्लभ रहस्यों की जानकारी है। जब भी कोई बड़ी समस्या आती है, लोग उनसे सलाह लेने जरूर जाते हैं। यदि ऐसा है तो मैं अभी उनसे मिलने जाऊंगा। शायद वही इस रहस्य का कोई रास्ता बता सके। ये कहकर वीर तुरंत अपने घर से निकल पड़ा। सूरज ढलने लगा था
और वीर सुनसान रास्तों से होकर गौरी दादी की झोपड़ी की ओर बढ़ रहा था। कुछ समय बाद वो एक एकांत स्थान पर बनी पुरानी झोपड़ी के सामने पहुंच गया। अचानक झोपड़ी के भीतर से एक वृद्ध महिला की आवाज सुनाई दी। बाहर क्यों खड़े हो बेटा, अंदर आ जाओ। आवाज सुनते ही वीर ने झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया। झोपड़ी के भीतर एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी। उन्हें देखकर वीर कुछ क्षण के लिए हैरान रह गया। दादी, लोगों ने बताया था कि आपकी उम्र 100 वर्ष से भी अधिक है, लेकिन आप तो 50-55 वर्ष से अधिक की लगती ही नहीं है। मैं वर्षों से जंगल की दुर्लभ जड़ी बूटियों का सेवन करती आई हूँ। प्रकृति के पास ऐसे अनेक रहस्य हैं जिनसे अधिकांश लोग अनजान रहते हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों के कारण मेरा शरीर आज भी स्वस्थ और मजबूत है। वास्तव में ये बहुत आश्चर्यजनक है, लेकिन मैं यहाँ अपने गांव की एक बड़ी समस्या लेकर आया हूँ। इसके बाद वीर ने गांव में हुई पूरी घटना विस्तार से गौरी दादी को बताई। उसने सूखे कुओं, खाली तालाबों और प्यास से तड़पते बच्चों का जिक्र किया। दादी, अगर जल्दी कोई उपाय नहीं मिला तो हमारा पूरा गांव संकट में पड़ जाएगा। मुझे विश्वास है कि शायद आप इस रहस्य को जानती हो। ये घटना सचमुच सामान्य नहीं लगती, लेकिन मैं हर रहस्य का उत्तर नहीं जानती बेटा। तो फिर अब क्या किया जाए? हालांकि मैं तुम्हें ऐसे किसी के पास भेज सकती हूँ जो इस संसार के अनगिनत रहस्यों को जानता है। कौन? एक जादुई वृक्ष। जादुई वृक्ष? हाँ, ऐसा वृक्ष जो मनुष्यों की भाषा में बात करता है। उसके पास दूर दूर की घटनाओं का ज्ञान रहता है। संभव है कि वही तुम्हारे गांव की इस विपत्ति का रहस्य बता सके। क्या सचमुच इस दुनिया में ऐसा कोई वृक्ष है? हाँ, और मैं उसके स्थान के बारे में जानती हूँ। तो कृपया मुझे उसका मार्ग बता दीजिए। यहाँ से घने जंगल की ओर निकल जाओ। कई कोस चलने के बाद तुम्हें एक बड़ी नदी मिलेगी। उस नदी को पार करना होगा। नदी के पार नीलवन जंगल शुरू होता है। वो साधारण जंगल नहीं, बल्कि मायावी जंगल है। वहीं कहीं तुम्हें वो बोलने वाला जादुई वृक्ष मिलेगा। मैं उसे अवश्य ढूंढ निकालूंगा। भगवान तुम्हारी रक्षा करे बेटा। गौरी दादी का आशीर्वाद लेकर वीर वहां से निकल पड़ा। उसके मन में अब एक नई आशा जाग चुकी थी। अगली सुबह सूरज निकलते ही वीर अपनी यात्रा पर निकल गया। वो लगातार जंगलों और पगडंडियों से होकर आगे बढ़ता रहा। घंटों चलने के बाद उसके पैरों में थकान उतरने लगी, लेकिन गांव को बचाने का संकल्प उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता रहा। शाम ढलते ढलते उसके सामने एक विशाल नदी आ गई। लगता है यही वो नदी है जिसके बारे में गौरी दादी ने बताया था। मेरे शरीर में अब ज्यादा ताकत नहीं बची, लेकिन गांव की खातिर मुझे ये नदी हर हाल में पार करनी होगी। इतना कहकर वीर नदी में कूद पड़ा। तेज धाराओं से संघर्ष करते हुए उसने नदी पार कर ली। अब वो नीलवन जंगल की सीमा में प्रवेश कर चुका था। नीलवन जंगल बेहद विचित्र था। विशाल वृक्षों की शाखाएं हवा के साथ ऐसे हिल रही थीं, मानो वे आपस में बातचीत कर रही हों। काफी देर तक भटकने के बाद वीर एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गया। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया? अब इस विशाल जंगल में उस जादुई वृक्ष को कैसे खोजूं? उसी समय एक सुंदर पंछी उड़कर उसके पास आकर बैठ गई। अगले ही पल वो मनुष्य की आवाज में बात करने लगी। तुम बहुत दूर से आए हुए लगते हो मनुष्य। अरे तुम बोल सकती हो? ये नीलवन जंगल है। यहाँ बहुत सी चीजें साधारण नहीं है। तुम ठीक कह रही हो।
तुम्हारा बोलना ही साबित करता है कि ये कोई साधारण जंगल नहीं है। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? वीर ने उसे अपने गांव की पूरी कहानी सुनाई। मैना ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुनती रही। यदि तुम्हारा उद्देश्य वही है जो तुम कह रहे हो, तो शायद मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। सच? तुम्हें पता है? हाँ, मुझे उस बोलने वाले वृक्ष का स्थान मालूम है। तो कृपया मुझे उसके पास ले चलो। ठीक है, मेरे पीछे पीछे आओ। मैना उड़ती हुई आगे बढ़ने लगी और वीर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वे दोनों घने जंगल के भीतर लगातार आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद वे एक अत्यंत विशाल और प्राचीन वृक्ष के सामने पहुंच गए। वृक्ष असाधारण रूप से बड़ा था और उसकी शाखाएं अजीब आकृतियों में फैली हुई थी। यही वो जादुई वृक्ष है जिसकी तुम्हें तलाश थी। ये वृक्ष सचमुच बहुत प्राचीन दिखाई देता है, लेकिन क्या ये वास्तव में बोल सकता है? अचानक पूरे जंगल में एक गूंजती हुई आवाज फैल गई। मैं केवल बोलता ही नहीं हूँ वीर, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो। जादुई वृक्ष की गूंजती हुई आवाज सुनकर वीर आश्चर्य से उसे देखने लगा। तुम वास्तव में बोल सकती हो? हाँ वीर, और मैं तुम्हारे गांव की परेशानी के बारे में भी जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि चंद्रपुर गांव के सभी कुएं और तालाब अचानक सूख गए हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि गांव के लोग प्यास और चिंता से परेशान हैं। यदि तुम ये सब जानते हो तो कृपया मुझे इसका कारण भी बताओ। मैं किसी भी कीमत पर अपने गांव को बचाना चाहता हूँ। तुम्हें उत्तर मिलेगा, लेकिन पहले तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। कैसी परीक्षा? मेरे भीतर एक दूसरी दुनिया का द्वार छिपा हुआ है। वहां एक विचित्र नगर है जहां चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ है। उस नगर में एक महान साधु कैद है और उसे एक शक्तिशाली राक्षस ने बंदी बना रखा है। तो मुझे उस साधु को मुक्त कराना होगा। हाँ, वहां एक दिव्य अमृत सरोवर भी है। उसका जल पीने वाला अमर हो सकता है, लेकिन वही जल यदि किसी पर फेंका जाए तो उसे भस्म भी कर सकता है। मैं कुछ समझा नहीं। यदि बुद्धिमान हो तो समय आने पर सब समझ जाओगे, और यदि मूर्खता की तो तुम्हारा अंत निश्चित है। इतना कहते ही वृक्ष के तने से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। आगे बढ़ो। वीर ने एक बार मायावी पक्षी की ओर देखा और फिर साहस जुटाकर उस चमकती रोशनी के सामने खड़ा हो गया। अगले ही क्षण एक तेज प्रकाश उठा और वीर वृक्ष के भीतर समा गया। कुछ देर बाद वीर ने खुद को एक अजीब और अनजान नगर में खड़ा पाया। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। नगर में घर थे, खेत थे, रास्ते थे, लेकिन वहां एक भी मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। वीर ने चारों ओर देखा। दूर कुछ झाड़ियों के पास एक बूढ़ी महिला बैठी हुई थी। वीर उस बूढ़ी औरत के पास गया। माताजी, आप कौन हैं? मैं इस नगर की निवासी हूँ बेटा। लेकिन यहाँ और कोई क्यों दिखाई नहीं दे रहा? पहले यहाँ बहुत लोग रहते थे, लेकिन एक भयानक राक्षस ने सबको मार डाला। मैं किसी तरह जीवित बच गई। ये तो बहुत दुखद है। क्या आपको पता है कि वो राक्षस कहाँ रहता है? हाँ, मुझे पता है, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे? वीर ने फिर से अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। बूढ़ी महिला ध्यान से उसकी बातें सुनती रही। राक्षस को हराना आसान नहीं होगा। उसकी शक्तियाँ बेहद भयानक हैं। चाहे जो भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बस मुझे उसका ठिकाना बता दीजिए। ठीक है बेटा, मेरे पीछे पीछे आओ। इसके बाद वो बूढ़ी औरत के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। वे लंबे समय तक वीरान रास्तों से गुजरते रहे। आखिरकार दूर एक विशाल पत्थर की गुफा दिखाई दी। यही वो स्थान है। राक्षस इसी गुफा में रहता है और ऋषि वशिष्ठ भी यहीं कैद है।
अब चाहे जो हो जाए, मैं उन्हें मुक्त करा कर रहूंगा। वीर गुफा के भीतर प्रवेश कर गया। अंदर एक लोहे का पिंजरा रखा था। उस पिंजरे में एक वृद्ध साधु कैद थे। अरे, तुम यहाँ कैसे पहुंचे पुत्र? मैं आपको मुक्त कराने आया हूँ ऋषिवर। मुझे मुक्त कराने? मूर्ख बालक, पहले अपने तुम साथ में किसे ले आए वो तो देखो। क्या मतलब? जिसे तुम असहाय बूढ़ी महिला समझ रहे हो, वही भयानक राक्षस कालकेतु है। ये सुनते ही वीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले ही पल वो बूढ़ी औरत एक लाल राक्षस में परिवर्तित हो गई। साधु ने बिल्कुल सच कहा है वीर, मैं ही कालकेतु हूँ। अगले ही पल उसने वीर को भी बंदी बना लिया। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। केवल एक शर्त पर तुम यहाँ से बाहर आ पाओगे। कौन सी शर्त? यहाँ से कुछ दूर दिव्य अमृत सरोवर है। तुम वहां से अमृत जल लाकर मुझे दोगे। क्यों? तुम खुद जाकर वो अमृत क्यों नहीं लाते? क्योंकि वो अमृत केवल एक दयालु और निस्वार्थ मनुष्य ही ला सकता है, और दुर्भाग्य से वो मनुष्य तुम हो। तो ये सब तुम्हारी योजना थी? बिल्कुल। जिस मायावी पक्षी ने तुम्हें जादुई वृक्ष तक पहुंचाया था, वो भी मेरे जादू के प्रभाव में थी। अब जाओ और मेरे लिए अमृत लेकर आओ, नहीं तो मैं इस ऋषि वशिष्ठ को यहीं भस्म कर दूंगा। और तुम्हारा गांव हमेशा के लिए प्यास से तड़पता रहेगा। ठीक है, मैं अमृत सरोवर तक जाऊंगा। गुफा से दाईं दिशा में चलते जाओ, वहीं तुम्हें दिव्य अमृत सरोवर मिलेगा। वीर तुरंत वहां से निकल पड़ा। कुछ देर बाद उसे दूर एक विशाल सरोवर दिखाई दिया। उसका जल सुनहरी किरणों की तरह चमक रहा था। यही दिव्य अमृत सरोवर होगा। अचानक सरोवर के भीतर से गंभीर आवाज गूंज उठी। हाँ, मैं ही दिव्य अमृत सरोवर हूँ। मेरा जल केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसके हृदय में प्रेम, दया और मानवता हो। यदि कोई लालची या स्वार्थी व्यक्ति मेरा जल लेने का प्रयास करेगा तो वो तुरंत भस्म हो जाएगा। मैं ये जल अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं इसे मानवता की रक्षा के लिए ले जाना चाहता हूँ। वीर ने धीरे धीरे अपना कलश सरोवर में डुबोया। कलश अमृत से भर गया और वीर पूरी तरह सुरक्षित रहा। तुम सचमुच एक श्रेष्ठ मनुष्य हो वीर। कलश लेकर वीर वापस गुफा की ओर निकला। राक्षस उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो तुम सचमुच अमृत ले आए। जल्दी मुझे वो कलश दे दो। इतनी भी क्या जल्दी है? अचानक वीर ने पूरा अमृत कालकेतु के ऊपर उछाल दिया। नहीं, तूने ये क्या किया मूर्ख? तूने अमृत व्यर्थ कर दिया। व्यर्थ नहीं किया, मैंने जादुई वृक्ष की पहेली समझ ली थी। उसने कहा था कि ये जल पीने वाले को अमर बना सकता है, लेकिन किसी पर फेंकने से उसे भस्म भी कर सकता है। अगले ही क्षण कालकेतु के शरीर में आग लग गई। ये कैसे संभव है? बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, अंत में सत्य और बुद्धि की ही जीत होती है। कुछ ही पलों में कालकेतु राख बनकर जमीन पर बिखर गया। जैसे ही कालकेतु का अंत हुआ, ऋषि वशिष्ठ का पिंजरा गायब हो गया। वीर, तुम वास्तव में अद्भुत हो। तुमने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर सके। गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा और ईश्वर की सहायता से संभव हुआ। कालकेतु ने छल से मेरी शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। उसी शक्ति के बल पर उसने तुम्हारे गांव के सभी जल स्रोतों को सुखा दिया था। अब उसके मरते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ऋषि वशिष्ठ ने वीर का हाथ पकड़ा। रंग बिरंगी किरणें प्रकट हुई और दोनों जादुई वृक्ष के पास लौट आए। वहां मायावी पंछी उनका इंतजार कर रही थी।
अचानक उसके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। कुछ ही क्षणों में वो एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। आप कौन है? मैं राजकुमारी अदिति हूँ। कुछ समय पहले कालकेतु ने मुझे बंदी बना लिया था, फिर उसने मुझे जादू से पंछी में बदल दिया। मैं उसके सम्मोहन में फंसकर उसी की सेवा करने लगी, लेकिन तुमने उसे मारकर मुझे आजाद कर दिया। मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। नहीं वीर, तुमने मेरा जीवन बचाया है और मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। क्या? सचमुच? जी हाँ। इसके बाद वीर और राजकुमारी अदिति चंद्रपुर गांव लौट आए। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि सभी कुएं और तालाब फिर से पानी से भर चुके थे। अरे, वीर लौट आया और सचमुच पानी भी वापस आ गया। कुछ दिनों बाद राजकुमारी अदिति वीर को अपने महल ले गई। दोनों परिवारों और राज्य के लोगों की उपस्थिति में उनका विवाह संपन्न हुआ। देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे योग्य तो कोई राजकुमारी ही होगी। लगता है काका आपकी बात सच हो गई। इस प्रकार एक साधारण लकड़हारा अपनी बुद्धिमानी, साहस और दयालुता के कारण राजकुमार बन गया।